बच्चों, मैं राजेश तिवारी, CAB साइंस एकेडमी। बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम संश्लेषित रेसों के बारे में समझेंगे। अच्छा बच्चों, चलें हम पिछले अध्यायों से कुछ पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखिए, और उसका हम आंसर बता देते हैं। देखिए आपका कितना नॉलेज है, आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। चलिए हम पहला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? आपके पास विकल्प है जीवाणु, कवक, विषाणु और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार पुनः सुन लें। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? विकल्प है जीवाणु, कवक, विषाणु और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है जीवाणु। बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, किण्वन किसे कहते हैं? आप आंसर को सोच लें। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। क्या पाश्चर के दूध को बिना उबाले ही प्रयोग में लाया जा सकता है? उत्तर दीजिए हाँ या ना में। इसका उत्तर होगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास किस सूक्ष्म जीवों के उदाहरण है? आंसर इसका है स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास शैवाल के उदाहरण हैं। क्षय रोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षय रोग जिसे हम टीबी भी कहते हैं, यह किससे होता है? जीवाणु से होता है या विषाणु से? इसका आंसर है क्षय रोग जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक के 2 उदाहरण दीजिए। इसके 2 उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, निराई किसे कहते हैं? खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं खरपतवार किसे कहते हैं। तो फसल के साथ उग आने वाले अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं, या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ऐसे पौधे जो फसल के साथ अपने आप उगाते हैं, प्राकृतिक रूप से उगाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। अब बच्चों चलो देखते हैं इस अध्याय में संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के बारे में। तो सबसे पहले हम रेसों के बारे में समझेंगे, संश्लेषित रेसों के बारे में समझेंगे। ये रेसे जो होते हैं पतले पतले तंतु होते हैं। रेसे ये पतले पतले तंतु होते हैं। अब रेसे जो हैं, रेसों को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक रेसे और दूसरा संश्लेषित रेसे। रेसे को 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक रेसे और दूसरा संश्लेषित रेसे।
तो सबसे पहले एक देख लेते हैं कि प्राकृतिक रेसे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक रेसे भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पादप रेसे, एक होते हैं और दूसरा है जांतव रेसे। तो प्राकृतिक रेसे भी दो प्रकार के होते हैं, एक पादप रेसे और दूसरा जांतव रेसे। पादप रेसे जो होते हैं ये पेड़ पौधों से मिलते हैं और जांतव रेसे जो होते हैं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो पादप रेसे के उदाहरण आप बता सकते हैं, पटसन है, जूट है, ये सब पादप रेसे के उदाहरण है। और जांतव रेसे के उदाहरण है ऊन और रेशम, ये सब जांतव रेसे के उदाहरण हैं। अब प्रश्न बनता है बेटा कि प्राकृतिक रेसे किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकृति से प्राप्त रेसे को प्राकृतिक रेसे कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त रेसे को प्राकृतिक रेसे कहते हैं। इसका उदाहरण कपास, ऊन, रेशम, ये सब उदाहरण जो हैं प्राकृतिक रेसों के हैं। और दूसरा है संश्लेषित रेसे। संश्लेषित रेसे किसे कहते हैं? ऐसे रेसे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे रेसे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं वह संश्लेषित रेसे कहलाते हैं अथवा मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब संश्लेषित रेसे के उदाहरण हैं। आइए कुछ और समझ लेते हैं संश्लेषित रेसों के बारे में। जैसा कि बुक में लिखा भी गया है, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जैसे एक माला जो है एक एक दाने से, एक एक कड़ी से मिलकर बना होता है, वैसे ही ये संश्लेषित रेशा भी एक एक कड़ी को छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बना होता है। ये एक श्रृंखला होता है। तो प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है इकाई या भाग। इस प्रकार से एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है या जोड़ करके बनता है। नेक्स्ट हम देखें, बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। अब यहाँ देखिए प्रश्न बन सकता है, कपास एक बहुलक है, इसे और क्या कहते हैं? तो ये जो है सेलुलोज भी होता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेलुलोज किस प्रकार निर्मित होता है? सेलुलोज ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है हेडिंग संश्लेषित रेशों की प्रकार। जैसा कि इस अध्याय में आपको रेशों के बारे में बताया गया कि रेशे दो प्रकार के मुख्य रूप से प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे। तो इस अध्याय में आपको बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है केवल संश्लेषित रेशों के बारे में। तो हम यहाँ अध्ययन करेंगे केवल संश्लेषित रेशों के बारे में। तो हेडिंग आप लोग देखें, संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो संश्लेषित रेशों के प्रकार देखिए, जैसे रेयान है, नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। फिर समझ लें, संश्लेषित रेशों के प्रकार रेयान, नायलॉन और पॉलिएस्टर एवं एक्रिलिक। तो आपसे पूछा जाए संश्लेषित रेशों के दो उदाहरण लिखिए या तीन उदाहरण लिखिए, तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। इसका उदाहरण है रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक।
बच्चों, आप लोग जानते होंगे, कक्षा 7 में पढ़े होंगे रेशम कीट के बारे में। रेशम का रेशा जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है और इसकी खोज चीन में हुई थी। और इससे बने कपड़े जो होते हैं बड़े मुलायम होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। और चीन ने इसका राज बहुत दिनों तक छुपाए रखा और बाद में और देशों में धीरे धीरे करके पहुंचा, खुलासा हुआ इसका। रेशम रेशे से प्राप्त जो कपड़ा होता है महंगा होता है और इसकी जो सुंदर बुनावट होती है ये व्यक्ति को मोह लेता है। तो रेशम कीटों से प्राप्त जो रेशम रेशा हुआ ये कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता था, इसकी मांग ज़्यादा होने लगी। इससे वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना कृत्रिम रेशम रेशा जो है बनाया जाए। तो कृत्रिम रेशा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत ही मेहनत की और अंत में सफलता प्राप्त कर ली। और जो हमें रेशम प्राप्त हुआ वो कृत्रिम रेशा कहलाया। उस कृत्रिम रेशे को हम रेयान कहते हैं। तो कुल मिलाकर के रेयान क्या है? रेयान कृत्रिम रेशा है। यह एकदम से प्राकृतिक रेशम की तरह होता है। यह है कि प्राकृतिक रेशम और कृत्रिम रेशे में तो अंतर होगा ही, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ें और कुछ होती हैं और बनावटी चीज़ें कुछ और ही होती हैं। दोनों के गुणों में तो अंतर होगा ही बेटा। तो इस प्रकार से जो कृत्रिम रेशा है, ये जो प्राकृतिक रेशम था, जो कृत्रिम रेशा है प्राकृतिक रेशम से थोड़ा सस्ता हो गया और इसके कपड़े भी सस्ते हो गए और लोगों को आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो सभी नागरिक, सभी व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी होने से सामाजिक रूप से खुश रहने लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा उनके साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। अब यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, रेयान को कपास के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, रेयान को ऊन के साथ मिलाकर क्या बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा रेयान को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपने पढ़ा संश्लेषित रेशों के प्रकार रेयान के बारे में। तो रेयान क्या है? रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है जो कि वैज्ञानिकों ने इसे खोजा और ये सस्ता होता है। इससे रेशमी कपड़े बनते हैं और इससे बने कपड़े सस्ते होते हैं। दूसरा संश्लेषित रेशा है नायलॉन। तो नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। 1931 में मतलब 1947 से पहले बनाया गया। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, 1947 से पहले बनाया गया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। नायलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ, बहुत ही फेमस हुआ। और नायलॉन का उपयोग अगर देखिए तो कपड़े में, पैरासूट बनाने में,
चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। नायलॉन का और भी उपयोग है, जैसे जुराब, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि। तो इनका उपयोग, नायलॉन का उपयोग बहुत ही व्यापक है। नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसे आप दैनिक जीवन में अपने आसपास या दुकान पर, घर में देख सकते हैं। बच्चों, आप अपने घर पर या आसपास पता लगाइए कि कौन कौन सी वस्तुएं नायलॉन से मिलकर बनी हैं, नायलॉन से बनी हैं, और कौन कौन सी प्लास्टिक से बनी हैं, कौन कौन सी वस्तुएं कपास से बनी हैं, रुई से बनी हैं। नायलॉन का उपयोग आप देख सकते हैं फिगर में, बेटा देख सकते हैं, देख लीजिए। पहाड़ों पर चलने के लिए रस्सी, इधर पैराशूट। आपका नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। जैसा कि अभी हमें आपको पॉलिएस्टर के बारे में बताया, तो पॉलिएस्टर का एक उदाहरण पेट भी है। पेट भी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। आइए हम पॉलिएस्टर के बारे में कुछ और जानते हैं। पॉलिएस्टर पॉली और एस्टर से मिलकर बना हुआ है। यह वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। यह एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर क्या होता है, पहले ही जान लेते हैं। एस्टर वह रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एस्टर वह रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। और इससे निर्मित कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवूल, टेरिकाट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकाट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकाट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। अब इधर देखिए पॉलीवूल जो है पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। अब आपका यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि पॉलीवूल किसका किसका मिश्रण है, तो पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलीकाट किसका किसका मिश्रण है, पॉलीकाट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। जैसा कि बच्चों अभी आपने रेयान के बारे में पढ़ा था कि रेयान एक कृत्रिम रेशा है। रेयान एक कृत्रिम रेशा है। उसी तरह से आपका एक संश्लेषित रेशा और एक्रिलिक, आप देख पा रहे हैं एक्रिलिक। ये एक्रिलिक रेशा जो होता है ये कृत्रिम ऊन होता है। कृत्रिम ऊन, जैसे रेयान कृत्रिम रेशम होता है, वैसे ही एक्रिलिक कृत्रिम ऊन होता है। तो एक्रिलिक भी जो है ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनता है, ये संश्लेषित रेशा होता है। यह मानव द्वारा निर्मित होता है, संश्लेषित करके बनाया जाता है ये। और यह जो प्राकृतिक ऊन होता है इससे ये सस्ता पड़ता है। बहुत सारे लोग ठंडी के समय में, शरद ऋतु में स्वेटर इत्यादि कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं तो लगते हैं कि ऊन के बने हैं। नहीं, ऊन के भी बने होते हैं और प्राकृतिक ऊन के भी बने होते हैं। और कुछ कपड़े, कुछ स्वेटर एक्रिलिक के बने होते हैं जो प्राकृतिक ऊन जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो संश्लेषित रेशे होते हैं, एक्रिलिक के बने होते हैं। देखिए बच्चों, संश्लेषित रेशे थोड़ा टिकाऊ ज़्यादा होते हैं और यह
सामान्य जनता के पहुंच के भीतर होते हैं, जिसे सामान्य जनता आसानी से खरीद सकती है। और ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यदि बेटा संश्लेषित रेशे का निर्माण न हुआ होता, खोज न हुआ होता, तो प्राकृतिक रेशों से बने कपड़े या और वस्तुएं आसानी से उपलब्ध न हो पाती। अगर उपलब्ध भी होती तो बहुत महंगे दर पर मिलती, जिसे सामान्य जनता के लिए खरीदना आसान नहीं था। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम और जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं चैनल पर, CAV साइंस एकेडमी के चैनल पर। तो बच्चों, हम संश्लेषित रेशों के गुण धर्म और प्लास्टिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, आपको कितना जानकारी प्राप्त हुआ आज की वीडियो से। पहला क्वेश्चन है एस्टर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है रेयान क्या है। तीसरा क्वेश्चन है एक्रिलिक क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन रेशों से बने दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो नायलॉन रेशों की मजबूती को प्रदर्शित करता हो। पॉलिएस्टर से निर्मित 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। थैंक यू बच्चों।